एक माँ अपनी बेटी के ससुराल जाती है और वहाँ जो जो उसके साथ घटना घटती है वो अपने एक दोस्त को बताती है। अब पता ही है जब हम किसी दोस्त को बताते हैं तो तीसरे को ज़रूर बताते हैं, भला किसी की बात किसी के दिल में पचती कैसी। दोस्तों मैं आप एक किस्सा एक स्टोरी में आपको जो सुनाने जा रही हूँ उसे ज़रूर सुने, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों एक माँ अपनी बेटी के घर जाती है। बेटी एकलौती होती है इसलिए बेटी बहुत आलसी थी, क्योंकि एकलौती थी। माँ का काम बेटी का काम सिर्फ माँ किया करती थी। मेरे दामाद जी उसकी इस आदत से थक कर मुझे वहाँ बुलाया। एक दिन रात को 11 बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। फिर मेरे पैर को दबाते दबाते अपनी उंगली को मेरी कहीं जगह डालने लगे। तो दोस्तों सुने पूरी कहानी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। तो मेरे दामाद जी ने कहा, आज भी मेरी पत्नी सो गई है, आज मैं अपनी इच्छा मारकर वैसे ही नहीं सो सकता। ऐसा कहकर दामाद ने मुझे अपने बेड पर लिटा दिया और फिर मैंने अपनी बेटी की शादी केवल 32 की उम्र में किया। उसकी इतनी देर से शादी होने का कारण यह भी था कि वह इकलौती थी, इसलिए उसे प्यार में बड़ा किया गया ही। उसे घर के कामों की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए इकलौती बेटे की उम्मीद थी। बहुत वर्षों के खोजने के बाद मुझे वह दामाद मिल गया जो मुझे चाहिए। मेरा दामाद अकेला था, उसके माता पिता नहीं थे। वह एक अच्छा नौकरी करते थे और उसका अपना घर भी था। दोस्तों मेरी बेटी, वो कहती है, मेरी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुरंत उसकी शादी कर दी और शादी की तैयारी की और अपनी अंजलि का विवाह कर दिया। लेकिन शादी के बाद मैंने जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। मुझे पता था कि अंजलि अकेले अपने पति का भला ध्यान कैसे रख पाएगी। लगा कि शादी से पहले मैंने उसे अच्छी तरह समझाया था और उसने भी मुझे हाँ कहा। अब शादी के कुछ महीने के बाद मुझे उसकी कुछ शिकायतें सुनने को मिली। एक दिन मैंने अपनी बेटी को खबर लेने उसके घर जाने का निर्णय किया। मैं वहाँ 2 दिन रुकी। 2 दिन बाद जब मैं अपने घर लौटने लगी तो अंजलि ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, माँ मुझे अभी बहुत थकान महसूस हो रही है, तुम और कुछ दिन मेरी हेल्प के लिए रुक जाओ। अब तुम जाकर क्या करोगे? अपनी बेटी की आलसी स्वभाव को जानती थी। पिछले 2 दिनों से मैंने देखा कि उसने तो मेरे आने के बाद बिल्कुल काम से दूर रहने लगी। उसकी यह आलिसापन की आदत को देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं दामाद उसके पास से दूर होने का निर्णय न ले। मेरे दामाद उसके आलसीपन को बहुत चुपचाप सहन कर रहे थे और ऐसे शांत व्यक्ति का एक ना एक दिन गुस्सा फूट सकता है और फूट भी जाता है। दोस्तों मुझे लगा कि मुझे समय रहते अपनी बेटी को सही दशा में लाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने कुछ दिन और अंजलि के पास रुकने का फैसला किया। उस दिन शाम को दामाद जी ऑफिस से घर आए। मुझे अपने घर देखकर वह हैरान रह गए। मैंने उन्हें चाय दी तो उन्होंने कहा, सासू माँ आप आज सुबह जाने वाली थी, फिर अचानक अभी इधर कैसे? मैंने कहा, जी क्या करें, मेरे यहाँ रहने की आपको खुशी नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कल रात को आप अपने घर जाने को जल्दी कर रही थी, अब अचानक रुक गए, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। उन्होंने आगे कहा कि आप यहाँ रहोगी तो मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपके हाथ की स्वादिष्ट चाय खाने का आनंद ले रहा हूँ। शादी के बाद से अब मैं पेट भर खा रहा हूँ। दामाद जी यह बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि अंजलि अपने पति का कितनी अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ दिन और उसकी देखभाल करने के लिए, अंजलि को घर के कुछ और काम सिखाने के लिए मैं यहाँ रहूँगी। तब दामाद जी ने कहा, आप यहाँ हमेशा रहने लगी तो मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप रहोगी तो अंजलि भी आपकी तरह हो जाएगी। दामाद को ये मेरे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने उसके घर रहना शुरू कर दिया। दोस्तों फिर क्या करती है, वो कहती है, मेरी बेटी की शादी के बाद मैंने अपनी नौकरानी से रिजाइन ले ली, क्योंकि अब मैं अकेली थी, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे पेंशन मिल रही थी और रहने के लिए मेरा घर था। अब दोस्तों कहती है, इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत ना किया, आराम करने का निर्णय लिया। फिर देखते देखते उसे अंजलि के पास कुछ दिन हो गए थे। पिछले 2 दिनों में दामाद जी को रात में हॉल में देख रही थी। मुझे लगने लगा कि दामाद जी अंजलि के बीच कुछ मचाल हुआ है। आखिरकार मुझसे न रहा गया। तीसरे दिन रात को दामाद जी को हॉल में देखकर मैं उसके पास गई और उनसे उसके हॉल में सोने का कारण पूछा। तभी बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे अपने कमरे में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, सासू माँ आप देख रही हैं कि आपकी बेटी कितनी गहरी नींद में है।
अब तो हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं और अंजलि ने 4 महीनों में ही 4 साल बना दिया है। पति को भी समय देना चाहिए, यह तो उसे पता होना चाहिए। उसने अपनी नीयत इतनी प्रिय है, उससे पता नहीं आ रहा है कि सच में यह अंजलि की पहली शादी है या उससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसे रोज़ रोज़ एक ही चीज़ समझाते समझाते मेरा सिर दर्द होने लगा। इसलिए मैं अपने हॉल में जाकर सो जाता हूँ। दामाद जी की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मेरे दामाद जी मेरे बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तब मैंने उन्हें कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अंजलि को समझा दूंगी। दामाद जी और बेटी के रिश्तों के बारे में मुझे पता था, इसलिए मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी। मुझे लग रहा था कि कब सुबह होगी, कब मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। सुबह होती ही बेटी और दामाद ऑफिस चले गए और मैंने अंजलि से बात करने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, अंजलि, अब शादी के बाद पति को कैसे खुश रखा जाता है यह बात है, मुझे तुम्हें सिखानी होगी। मैं देख रही हूँ तुम्हारी नींद कितनी गहरी कैसे हो गई। क्या तुम्हारे पति को तुम्हारी नींद से थकावट नहीं हो रही? इस पर अंजलि ने कहा, माँ, तुम मेरी नींद के बारे में मत बोलो। मैं कितनी देर सोती हूँ। उस समय उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। उस दिन रात मुझे दामाद जी हॉल में नहीं दिखे। मैं उसके और अंजलि के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं यह देखने के लिए उसके कमरे के बाहर गई। वहाँ जाकर मैंने उसे कमरे के अंदर झाँका। दामाद जी मुझे कमरे की खिड़की में खड़े दिखे और अंजलि गहरी नींद में थी। मेरी समझाने का कोई असर नहीं था। जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो अचानक मेरे साड़ी के पल्लू फंस गया और मुझे ज़ोर से झटका लगा। मैं नीचे गिर गई। मेरी आवाज़ सुनकर दामाद जी दौड़ते हुए बाहर आए और मुझे गिरा हुआ देखकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, सासू माँ, इस समय आप हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? मैंने कहा, सुबह मैंने अंजलि को वह सब कुछ बातें समझाई थी, क्या वह आज भी सोई है यह देखने के लिए आई थी। तब उन्होंने कहा, अंजलि को कितना भी समझाया जाए उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, कारण ही आपके पैरों में चोट लगी है। इसके बाद दामाद ने मुझे उठाया और उन्होंने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरी हाथ मेरी कमर पर। वह मुझे मेरे कमरे तक ले गए और ले जाने लगे। मेरे कमरे में आते ही दामाद ने मेरे पैर दबाना शुरू कर दिए। दामाद के छुए ही मैं शर्मा गई। उन्होंने कहा, आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। दामाद जी बहुत बिंदास स्वभाव के थे, लेकिन मेरे लिए यह सब नया था। कितनी भी स्थिति हो, हमारा एक मान सम्मान का रिश्ता था। तब मैंने दामाद जी को नहीं कहा, लेकिन वह मेरे घुटनों तक मेरे पैरों को दबाने लगे। उसी समय दामाद जी की नज़र मुझ पर अलग ढंग से घूम रही थी। धीरे धीरे दामाद जी की नज़रें मेरी तरफ घूमने लगी और मुझे उस समय इसका एहसास नहीं था और न हुआ। मैं अभी भी दिखने में सुंदर हूँ और मेरा शरीर पहले जैसा ही है। तब मेरे पैर छूने के दौरान दामाद ने कहा कि सासू माँ, आपकी बेटी से ज़्यादा आप थकी हुई नहीं दिख रही हैं। आप तो अभी भी खूबसूरत हैं और जवान भी दिख रही हैं। दामाद जी की बातें सुनकर मैं बस मुस्कुरा दी। इसके बाद दोनों में अंजलि को हर चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही थी और वह धीरे धीरे मुझसे घर के काम सीखने लगी। मेरी बेटी घर से जाने के बाद मैं 2 समय का खाना बनाना भूल जाती थी। एक रात में मैंने बर्तनों की आवाज़ सुनी और मैं तुरंत कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि दामाद जी खाने की थाली लेकर किचन से बाहर निकल रहे हैं और मुझे देखकर वो चौंक गई। मैंने उनसे पूछा कि इतनी रात को खाने की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे रात में भूख लगी है और मैंने जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे, खाना बनाया था, उसका स्वाद मुझे अचानक याद आ गया। इसलिए मैंने कहा कि चलो हम दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। दामाद जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे टेबल कुर्सी पर बिठाया और मुझे खाना परोसने लगे। जब वो मुझे खाना परोस रहे थे तो उनका एक पैर मेरे पैर के ऊपर था और वो मुझे बार बार मेरी आंखों में देख रहे थे। मैं उनकी सास हूँ, लेकिन उन्हें यह बात याद नहीं रही। मैंने खाना खाया और फिर पानी पिया और दामाद जी से कहा कि मेरा पेट भर गया है, लेकिन दामाद ने मुझसे और खाने के लिए जिद करने लगे और मैंने उन्हें खाना परोस दिया। वो मुझे बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे दोस्तों, वो कहती है, लेकिन मैंने उन्हें मना नहीं कर सकी। मैंने दामाद जी से कहा, कल कुछ छात्रों ने हमारे घर को किराए पर लेने के लिए आने को कह रहे थे और हमारे घर का ऊपर का कमरा खाली है, क्या हम यह कमरा किराए पर दे सकते हैं? लेकिन दामाद जी ने मना कर दिया और मैंने कुछ और नहीं कहा। अगली रात दामाद जी ने हद पार कर दी। वह मेरे कमरे में आ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गए। मैं बहुत घबरा गई और मैंने उनसे कहा,
यह क्या हो रहा है? दामाद जी उन्होंने मुझे एक नाइट ड्रेस दी और कहा कि इसे पहन कर आओ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। उनसे कहा कि तुम यह क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अंजलि तो सो गई है और यह नाइटी मैं अंजलि के लाया था, लेकिन वह इसे ना पहन सकी। आप ही मुझे नाइटी पहनकर दिखाओ। मैं दामाद की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकी और वहाँ से चली गई। अगले दिन अंजलि सोकर उठी और नाश्ता करने लगी। वह नाश्ता कर रही थी तो मैंने उसे वह नाइटी ड्रेस दी और कहा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। दामाद जी ने मुझे यह नाइटी दी और मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त भी की। तुम्हारे कारण मुझे दामाद की बात सुननी पड़ी। अगर तुम अपनी पति को खुश नहीं रख सकती तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मैंने सुनीता से बहुत कुछ कहा। मेरी बातें सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम कुछ दिनों से मुझे मेरे भले के लिए समझाने की कोशिश कर रही हो और मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे रात में गहरी नींद आ जाती है। यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। शादी के कुछ महीनों बाद से ही मुझे अचानक ऐसी नींद आने लगी है। मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा विवेक मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन आज तक मैंने यही महसूस किया है कि वो विवेक को मुझ पर कोई रुचि नहीं है। तब मैंने सोचा कि अंजलि अपने पति के बारे में झूठ बोल रही है या दामाद जी अपनी पत्नी के बारे में। समझना असंभव था। उसी रात मैंने अंजलि को मेरे कमरे में जाने को कहा और उसकी जगह जाकर सो गई। रात मैंने अंजलि की तरह नाइटी ड्रेस पहनकर उसकी जगह पर सोने की कोशिश की। मैंने अपने चेहरे के ऊपर तक कंबल खींच लिया था। जब दामाद जी उनके कमरे में आए तो मैं चौंक गई। वो मेरे पैरों से कंबल थोड़ा खिसक गया। उस समय दामाद जी ने मुझे अंजलि समझ लिया। वो मेरे करीब आ गए और मेरे पैरों पर हाथ फेरने लगे। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे लिए कुछ अजीब होने वाला है। लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे का आवाज़ आया और मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। दामाद जी मेरे पैरों पर हाथ फेर रहे थे। यह देखकर वो लड़की बोली, विवेक, क्या तुम्हारा मन मुझसे अब भर गया है? क्या अब तुम्हें तुम्हारी आलसी पत्नी पसंद आने लगी? उस लड़की की बात सुनने के बाद दामाद जी का हाथ मेरे पैरों से हट गया। मैं कम्बल की थोड़ी सी दरार से सब देख रही थी। एक लड़की दामाद के कमरे में आई और वह केवल उसके कमरे में नहीं थी बल्कि वह मेरे दामाद को गले लगाए हुई थी। कुछ समय बाद दोनों मुझे बिस्तर पर आते हुए दिखे। वह लड़की दामाद जी से कह रही थी कि विवेक, जरा धीरे करो, तुम्हारी बीवी जाग जाएगी। नहीं, दामाद जी ने कहा कि वह सुबह सुबह तक नहीं उठ पाएगी। दामाद जी ने कहा वो सुबह तक नहीं उठ सकेगी क्योंकि मैंने आज उसे भी पीने के पानी में नींद की दवा मिला दी है। उस पर लड़की ने कहा, तुम्हारी पत्नी का काम हो गया है, लेकिन सास का क्या करना है? उसके कारण हमारी रोज़ की मुलाकात में रुकावट आ रही है। इस पर दामाद ने कहा, मैं अपनी सास के साथ भी ना चाहते हुए उस तरह का व्यवहार करने लगा हूँ। मैंने सोचा कि इस तरह व्यवहार करने से वो शर्मिंदा होकर अपने घर चले जाएगी, लेकिन वो तो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है। दामाद जी और उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मतलब दामाद मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे। तब मैंने कम्बल से बाहर आते हुए उन दोनों को देखा। मुझे देखकर दामाद जी शौक हो गए। मैंने उनसे कहा, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम मेरी बेटी को धोखा दे रही हो। तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उस पर लड़की बोली, तेरी बेटी पागल है। तुम्हारी तरह की लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। दामाद जी के अफेयर के बारे में जानकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उस समय दामाद जी मेरे सामने बहुत सजीव दिखने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि वह असल में कैसे हैं। मैंने अपनी भोली वाली बेटी को ऐसी व्यक्ति के पास रहने नहीं दिया। दामाद की प्रेमिका ने अपनी बदनामी के डर से दामाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन मैंने उस नालायक इंसान को पुलिस में दिया और अपनी बेटी को एक झूठे रिश्ते से मुक्त करा दी। दोस्तों, आजकल कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि किस पर भरोसा करना है और हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका दिल से। तो यह है आपकी स्टोरी, आज की स्टोरी, क्योंकि असल ज़िंदगी में भले किसी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आज के ज़माने में 100% 10% ये ज़रूर हो रहा है। आजकल के ज़माने में घर वाली को छोड़ के बाहर वाली को ज़्यादा समय भी उसके बाहर वाली के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। इससे घर के रिश्ते बिगड़ते हैं, फिर भले कुछ भी हो जाए। दोस्तों, अपने घर के रिश्ते से बिगड़ने से बचाना चाहिए।
एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचना चाहिए। और एक कहानी से आप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार दोस्तों सबको।